Hello everyone, welcome back to another video. So in this video, we are going to cover up some question from JEE Advanced previous year questions from the chapter Dual Nature of Matter and Radiation. तो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर या कह लीजिए मॉडर्न फिजिक्स के हम कुछ एक क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो आपके जेईई एडवांस में पिछले कुछ सालों में आ चुके हैं और क्वेश्चन ज़्यादातर न्यूमेरिकल रहेंगे, साथ साथ आपके सिंगल करेक्ट टाइप भी रहेंगे. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने 2025 यानी इसी साल का लेटेस्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने, और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है और क्या क्या अप्रोचेस पॉसिबल हैं. तो क्वेश्चन तुम्हें क्या कह रहा है, देखो ध्यान से. अ हाइड्रोजन एटम इनिशियली एट रेस्ट इन इट्स ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब्स अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी μ1. आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन इनिशियली ग्राउंड स्टेट में बैठा है और उस वो क्या करता है, एक फोटोन जिसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है μ1 उसको वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर रहा है. एब्जॉर्ब करेगा तो उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने इजेक्ट हो रहे हैं. इजेक्ट होने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो सिनेरियो कुछ ऐसे, इनिशियली हाइड्रोजन एटम है आपके पास और हाइड्रोजन एटम के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में. बिल्कुल ग्राउंड स्टेट में होगा तो उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, तो उसकी एनर्जी आप कितनी लिखोगे, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, तो उसके बाद क्या हुआ, वो एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है यानी Hµ1 एनर्जी अंदर आई और Hµ1 जैसे अंदर आई तो Hµ1 ने क्या किया, एक उसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला और उसको एनर्जी दे दी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो मैं कह सकता हूं कि जैसे ही फोटोन इस पर इंसिडेंट करता है आपका इलेक्ट्रॉन यहां से भाग जाता है. तो मतलब क्या हुआ, जो आपके पास फोटोन आया उसकी एनर्जी Hµ1 क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी μ1 की 1 है, तो वो Hµ1 क्या काम कर रही है, सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन को यहां से फ्री कर रही है. -13.6 eV एनर्जी उसकी. अगर इसको फ्री करना है तो आपको देना होगा 13.6 eV. बिल्कुल, प्लस उसके पास कुछ एनर्जी और बच गई और वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज काइनेटिक एनर्जी चली गई. तो आप बोल सकते हो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ चले गया. बिल्कुल, तो ये तुम्हारा हो गया टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन के बराबर. तो इसको लिखोगे आप 23.6 eV. इक्वेशन नंबर 1. इतना काम तो हो गया जितनी स्टेटमेंट उसने बताई. अब वो क्या कह रहे हैं, नाउ द इलेक्ट्रॉन देन कंबाइंस विद अ पॉजिट्रॉन एट रेस्ट to form a positronium atom in its ground state and simultaneously emit a photon of frequency μ2. बात यही है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर भागा था ये इलेक्ट्रॉन फर्दर एक पॉजिट्रॉन के साथ मिलते हैं और ये एक क्या बना रहे हैं, पॉजिट्रोनियम एटम. और पॉजिट्रोनियम एटम बन रहे हैं, पॉजिट्रोनियम एटम अपने ग्राउंड स्टेट में फिक्स है, ठीक है. और साथ ही साथ एटम बना, एटम के साथ कुछ एक फोटोन भी रिलीज हो जिसकी फ्रीक्वेंसी Hµ2 है. ओके, द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजल्टिंग पॉजिट्रोनियम एटम मूव्स विद द काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. साथ ही साथ जो तुम्हारा पॉजिट्रोनियम एटम है वो फर्दर मूव भी कर रहे हैं और उसका सेंटर ऑफ मास मूव कर रहे हैं कितनी एनर्जी के साथ, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो बात क्या है, इनिशियली तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन आया इतनी एनर्जी लेकर, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी लेकर आएगा. अब इतनी एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन ने क्या काम करवाया, आगे देखो. इनिशियल एनर्जी सिस्टम में इतनी थी, कुछ देर बाद पॉजिट्रोनियम एटम बना, पॉजिट्रोनियम एटम अपने ग्राउंड स्टेट में तो उसकी एनर्जी होगी -6.8 eV. बिल्कुल -6.8 eV उसकी एनर्जी हो गई. फर्दर साथ ही साथ आपका पॉजिट्रोनियम एटम मूव भी कर रहे कितने के साथ, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ में, ठीक है. प्लस वो एक फोटोन भी रिलीज कर रहे जिसकी एनर्जी कितनी होगी, Hµ2. ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन बना सेकंड केस का. अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, इट इज गिवन दैट पॉजिट्रॉन हैज सेम मास एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रोनियम कैन बी कंसिडर्ड एज बोहर एटम इन विच द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आर ऑर्बिट अराउंड देयर मास. ठीक है, वही बात है जो हमें पता है. कंसिडर नो अदर एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द होल प्रोसेस. द डिफरेंस बिटवीन टू फोटोन्स
एनर्जीज इन ईवी विल बी। तो आपको क्या फाइंड करना है, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी का डिफरेंस, और वो तुम्हारा आंसर होगा। इक्वेशन हमने बना दी, इसकी एनर्जी फाइंड आउट कर रखी है फर्स्ट फोटोन की, सेकंड की फाइंड कर देते हैं। सेकंड की जब मैं फाइंड करूंगा मेरे पास आंसर क्या आएगा, 10 EV विल बी इक्वल टू -6.8 प्लस 5, ये बनेगा -1.8 EV विल बी इक्वल टू प्लस h-2। तो h-2 का आपके पास वैल्यू कितना निकल कर आया, 11.8 EV, और ये बना इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 तुम्हारे पास ये था। अब तुम्हें क्या फाइंड करना है, दोनों का डिफरेंस। तो दोनों का डिफरेंस फाइंड करोगे, जो मुझे फाइंड करना था, h-1 माइनस h-2 विल बी इक्वल टू 23.6 माइनस 11.8, और सारे का सारा आंसर आएगा आपका EV में। बिल्कुल 23 में से 11 गए, बचा 12, 12 में से 6, और ये तुम्हारा आंसर आएगा 11.8 EV। दैट इज योर आंसर, 11.8 EV। करना क्या था, कुछ नहीं, जस्ट एनर्जी कंजर्वेशन लगाना था, और एटम से रिलेटेड क्वेश्चन है, साथ साथ फोटोन की बातें हो रही हैं, और आपको बस केसेस आइडेंटिफाई करने थे कि कितनी एनर्जी आ रही है और उस एनर्जी ने क्या क्या काम करवा दिए। तो वो बातें करी और फर्दर हमने इसको सोल्व किया, ये हमारे आंसर्स आ गए। बिल्कुल, और सेम केस आपको केस 2 पर लगा दिया। यहां बात हो रही है पॉजिट्रोनियम एटम की, और यहां बात हो रही थी हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन केस की इक्वेशन बन गई, पॉजिट्रोनियम की केस की इक्वेशन बन गई, सॉरी पॉजिट्रोनियम की बन गई, और दोनों को हमने देखा और मुझे फाइंड करना डिफरेंस, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर मेरे पास आया 11.8 EV। तो मतलब तुम्हारा जो आंसर आएगा लास्ट आएगा 11.8 EV विल बी योर आंसर। और कुछ ज़्यादा सोचने वाला क्वेश्चन भी नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था, इसी साल का क्वेश्चन है, लेटेस्ट, और करने लायक क्वेश्चन था एग्जाम में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर जे एडवांस 2023 का क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट पढ़िए सबसे पहले। हाइड्रोजन लाइक एटम है आपके पास, एटॉमिक नंबर Z, और photons emitted in the electronic transition from N4 to N equal to 3. These atoms are used to perform photoelectric effect experiment on a target metal. बात यही है कि N equal to 4 लेवल से N equal to 3 लेवल पर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहे हैं, और जिसके कारण क्या हो रहा है, एक फोटोन निकल रहा है जिसकी एनर्जी होगी h-, ठीक है। फर्दर वो फोटोन जो है ना, वो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर रहा है आगे किसी टारगेट मेटल पर। तो ये जो आपका फोटोन है वो किसी मेटल पर इंसिडेंट करेगा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेगा। ऑलराइट, तो साथ साथ क्वेश्चन कह रहे हैं द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड इज 1.95 EV। तो जो मैक्स टू मैक्स काइनेटिक एनर्जी एमिट हो सकती है वो तुम्हारी होगी 1.95 EV। बिल्कुल, इफ द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज इतना, अगर आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ गिवन है मेटल का 310 nm, तो बताओ Z की वैल्यू क्या होनी चाहिए। Z यानी आपको फाइंड करना है इसका एटॉमिक नंबर, किस एटम की यहाँ पे बात हो रही है। तो देखो क्या करोगे, क्वेश्चन मिक्स है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एटम के कुछ बातों का। तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो मैं लिखता हूं एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। बिल्कुल, वर्क फंक्शन को तुम लिख सकते हो hc/λ0 की फॉर्म में, कई मैक्स तुम्हें गिवन है, ये वैल्यू गिवन, ये वैल्यू गिवन। अब बचा एनर्जी ऑफ फोटोन। अब ये एनर्जी ऑफ फोटोन कहां से आ रहा होगा, फोटोन यहां से रिलीज हो रहा है, तो इन दोनों के एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन के बराबर। तो मैं यहां से लिख सकता हूं एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी इक्वल टू इन दोनों के एनर्जी गैप्स का डिफरेंस। तो आप इसको लिख सकते हो E4 की जगह -13.6 Z² अपॉन 4² प्लस 13.6 Z² अपॉन 3², माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या आया, एनर्जी ऑफ फोटोन। ये तुम्हारा बना इक्वेशन नंबर 1, और ये तुम्हारा बन रहा है इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूंगा, वैल्यूज को पुट करूंगा, फर्दर सोल्व करूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इक्वेशंस को मैं अगर लिखूं तो ये इक्वेशंस बनी आपके पास 13.6
जेड स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। सामने की तरफ तुम्हारे पास था एच सी बाई लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। अब हम करते हैं सभी वैल्यूज को पुट। यहां आपको गिवन है एच सी का वैल्यू 1240 ईवी पर ईवी नैनोमीटर, तो यहां लिख दो एच सी की जगह 1240 ईवी नैनोमीटर और लैम्डा नोट गिवन है 310 नैनोमीटर प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स आपको कितना गिवन है क्वेश्चन में 1.95 ईवी प्लस 1.95 ईवी, ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी आ गया। और फर्दर इसको सोल्व करो, 13.6 अगर मैं कॉमन लूँ, साथ ही साथ जेड स्क्वायर भी कॉमन लूँगा, मेरे पास क्या बनेगा 1/9 माइनस 1/16। और मुझे जेड स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको सोल्व करते हैं 13.6 इंटू जेड स्क्वायर और ब्रैकेट सोल्व करोगे 16 माइनस 9 डिवाइड बाय 16 इंटू 9 144 और ये टर्म गया आपका 40 पर, सॉरी 4 पर, जस्ट 4 पर जाएगा। 4 प्लस 1.95 5.95 तुम्हारा ये आंसर आएगा। और ये आंसर ईवी में है अभी, और यहाँ भी वैल्यूज ईवी पे आएंगी, ईवी भी हटा दो चाहे बाद में तुम, तो इसको लिख सकते हो जेड स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5.95 इंटू 144 डिवाइड बाय 16 माइनस 9, तो ये तुम्हारा आएगा 7 और 13.6 डिवाइड में गया। अब मामला आ रहा है बस इसको सोल्व करने का। अब इसको करते हैं सोल्व, 5.95 144 7 13.6। तो जब आप इसको सोल्व करोगे ना, हालांकि कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन को जब आप सोल्व करने बैठोगे तो तुम्हारा आंसर ऑलमोस्ट 9 के आसपास आएगा। 9 के आसपास आएगा तो जेड को तुम लिख सकते हो 3, और ये तुम्हारा क्या होगा आंसर। इसको सोल्व कर लेना, आंसर तुम्हारा 9 के आसपास आना चाहिए। तो क्वेश्चन अच्छा था, 2 इक्वेशंस का यूज करना था बस। एक तो आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, सेकंड बोहर पोस्टुलेट से जो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिट होता है उसमें फोटोन की एनर्जी का क्या सीन रहता है उसकी बात है। फोटोन कहाँ से आया, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से, तो फोटोन की एनर्जी यहाँ से आई। फर्दर काइनेटिक एनर्जी मैक्स गिवन है, वर्क फंक्शन गिवन है, उनको पुट किया, इस इक्वेशन को सोल्व किया, और z की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 3, तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा z इज 3। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन और सिंपल। ऐसे क्वेश्चन तो हम जनरली प्रैक्टिस में करते ही हैं कि फोटोन की एनर्जी कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, तो फर्दर बातें हुई। तो चलिए आगे अगले पार्ट पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। इन अ फोटो एमिशन एक्सपेरिमेंट, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हो रही है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल पी क्यू आर आर ई पी ई क्यू एंड ई आर। तो यहाँ बात हो रही है 3 अलग अलग मेटल्स की। तो सबसे पहले मैं मेटल्स के बारे में क्या क्या गिवन है वो लिख लेता हूँ। मेटल P, मेटल Q एंड मेटल R, 3 मेटल्स आपको गिवन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो, आपने एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाया अलग अलग मेटल्स पर, और आप ऑब्जर्व करते हो कि सब में से जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एमिट हो रही है ना, वो है इसका EP, इसके केस में EQ, इसके केस में ER। सभी वैल्यूज गिवन है रिस्पेक्टिवली, और सब में रिलेशन भी गिवन है, EP इक्वल टू EQ इक्वल टू ER। तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ कि EP को EP रहने दो, EQ को मैं लिख सकता हूँ EP डिवाइड बाई 2, और ER को भी लिख सकता हूँ EP डिवाइड बाई 2। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये बाद में कहीं ना कहीं यूज होगा, तो तुम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में रखो। इन दिस एक्सपेरिमेंट द सेम सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज यूज्ड फॉर मेटल P एंड Q। मेटल P और मेटल Q पर जो लाइट आपने इंसिडेंट करवाई वो सेम सोर्स की थी, तो मतलब उनकी एनर्जी भी सेम होगी। तो मैं लिख देता हूँ वो E1 और E1। साथ में वो कह रहा है कि आपने वाइल अ डिफरेंट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज यूज्ड फॉर R, दूसरा मेटल जो बच गया R, उसके लिए जो आपने लाइट इंसिडेंट करवाई वो अलग थी, तो उसको लिख दो आप E2। ठीक है, दी वर्क फंक्शन ऑफ मेटल्स आर, सबके लिए वर्क फंक्शन गिवन है, यानी फाई नोट की वैल्यू सबकी गिवन है आपको 4 EV, इसके लिए फाई नोट आप गिवन है 4.5 EV, इसका फाई नोट आपको गिवन है 5.5 EV, बिल्कुल रिस्पेक्टिवली। तो बताइए एनर्जी ऑफ
इंसिडेंट फोटोन यूज्ड फॉर मेटल आर इज, तो आपको बताना है मेटल आर के केस में E2 की वैल्यू क्या होगी, यानी जो फोटोन आपने इंसिडेंट करवाया उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए। तो ये टर्म्स गिवन है। अब मुझे कहीं ना कहीं से सुगंध आ रही है, 3 मेटल्स हैं, वैल्यूज भी गिवन है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, वर्क फंक्शन गिवन है, एनर्जी ऑफ फोटोन गिवन है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगा देते हैं सबके लिए और उसके बाद देखेंगे क्या फाइंड आउट करने। तो अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखूं सबके लिए फॉर P, तो P के केस में आप लिखो एनर्जी कितना आया E1, कहाँ यूज हुआ वर्क फंक्शन में, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी EP निकला। फिर मेटल Q की बात करें, मेटल Q में एनर्जी कितना आया E1 फोटोन का, 4.5 वर्क फंक्शन प्लस कितना काइनेटिक एनर्जी निकला EP/2। फिर मेटल R की बात करता हूं, मेटल R में एनर्जी कितना आया E2, वर्क फंक्शन कितना हुआ 5.5 प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी EP/2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, मुझे E2 का वैल्यू फाइंड करना है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन से EP की वैल्यू फाइंड आउट कर दूं और वो EP की वैल्यू यहाँ इंसर्ट करवा दूं, मेरा काम हो गया। तो कर देते हैं ये काम जल्दी से। तो एक बार के लिए फटाफट मैं ये इक्वेशंस अगले पेज पर लिख दूं। E1 4 प्लस EP, E2 E1 इक्वल्स टू 4.5 प्लस EP/2, E2 will be equal to 5.5 plus EP/2, 4.5 5.5। तो ठीक है। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3, 1 इक्वल्स टू 2 आप पुट कर सकते हो, E1 तो मेरे पास आएगा 4 प्लस EP विल बी इक्वल टू 4.5 प्लस EP/2। इसको इस तरफ ले आओ, 4 को उस तरफ ले जाओ आप, तो ये बना EP/2 विल बी इक्वल टू 4.5 माइनस 4। तुम्हारा आंसर आएगा EP विल बी इक्वल टू 2 इंटू 0.5, यानी EP की वैल्यू आई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। EP की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। अब ये EP का वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, आपके पास E2 आ जाएगा। E2 विल बी इक्वल टू 5.5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और ये EV में चलेगा सारे का सारा सिस्टम। तो तुम्हारा आंसर क्या आया 5.5 प्लस 1/2 यानी 0.5। तुम्हारा नेट आंसर आया E2 विल बी इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लो आंसर आ गया। तुम्हारा आंसर क्या आया 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ ज़्यादा नहीं था सोचने का। आपको 3 केस दिए थे, 3 मेटल्स गिवन थे, सभी के लिए वैल्यूज़ गिवन थी, उन वैल्यूज़ का हमने यूज़ किया, फर्दर जो जो इक्वेशन थी उनमें पुट किया और आंसर निकाल दिया। और आंसर में कुछ ज़्यादा था भी नहीं, न्यूमेरिकल और इजी आंसर आए। तो अगर बात करें ना ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की, तो इसके क्वेश्चन जो ज़्यादा हार्ड नहीं होते, इसके क्वेश्चन इजी होते हैं और करने लायक होते हैं एग्जाम में, चाहे वो मेंस हो चाहे एडवांस हो। मेंस में तो बहुत इजी आते हैं, एडवांस में भी करने लायक होते हैं इसके क्वेश्चंस। और यही पार्ट तुम्हारा स्कोरिंग पार्ट में काउंट किया जाता है कि तुम्हारे सामने 3 इक्वेशंस कोई भी लिख देगा, उन तीनों से तुम्हें बस E2 की वैल्यू तो फाइंड करनी है। EP की वैल्यू लाओ कहीं से, E2 की वैल्यू में पुट, E2 की इक्वेशन में पुट करो, EP आ गया आपका E2, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुम्हारा आंसर। एज दैट्स इट। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, एक फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट विद पावर 200 वॉट, एक बीम ऑफ लाइट जिसकी पावर है 200 वॉट, आपने उसको इंसिडेंट करवाया कंटिन्यूसली ऑन अ परफेक्टली एब्जॉर्बिंग कैथोड ऑफ वर्क फंक्शन। दिस वर्क फंक्शन आपको गिवन है 6.25 EV। frequency of light is just above threshold frequency so that photoelectrons are emitted with negligible kinetic energy। तो मतलब बात ऐसे कि जो आपका एनर्जी ऑफ फोटोन है ना, वो इतना ही है कि वो सिर्फ फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट इजेक्ट ही करवा रहा है, वो इतनी काइनेटिक एनर्जी उनको नहीं दे पा रहा। तो मतलब यहाँ से एक बात क्लियर है कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो होगी ना तुम्हारी, वो तुम्हारी वर्क फंक्शन के बराबर होगी लगभग। तो तुम ये बात भी यहाँ से उठा सकते हो।
ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो नेग्लिजिबल है, तो सारी की सारी एनर्जी कहाँ लॉस्ट हो गई, यहाँ लॉस्ट होगी, तो एनर्जी इतनी होगी तुम्हारे फोटोन के पास में। एज्यूम दैट द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन एफिशिएंसी इज 100%, एफिशिएंसी 100% है, ठीक है मान लेते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस 500 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन द कैथोड एंड एनोड। तो आपने क्या किया, कैथोड और एनोड में एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया विच इज व्हाट 500 वोल्ट, ताकि आपके इलेक्ट्रॉन्स बाहर तो निकल गए, वो फर्दर जा सकें। ठीक है, फर्दर जाएंगे, मूव करेंगे, ठीक है, उसको मूव करवाने के लिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया। ऑल द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन एनोड, तो सबके सब कैथोड से निकले एनोड पर गए, कैथोड से निकले एनोड पर गए और एब्जॉर्ब हो गए। तो बताइए, एनोड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ F इक्वल टू N इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन द वैल्यू ऑफ N इज, देन द वैल्यू ऑफ N। स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी थी और क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन, फोर्स आपको फाइंड करना है। फोर्स आपको फाइंड करना है, राइट। और फोर्स कौन अप्लाई कर रहे हैं, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आपके कोलाइड कर रहे हैं, एनोड पर आ रहे हैं, वो फोर्स लगा रहे हैं वहाँ पर, वो आपको कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए, फोर्स की बातें हो रही हैं, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, वर्क फंक्शन गिवन है, एनर्जी ऑफ फोटोन गिवन है, आपको गिवन है पावर। और यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। फॉर्मूला मैं क्या यूज़ करूँगा, आप यहाँ से एक फॉर्मूला यूज़ करोगे, फोर्स इज इक्वल्स टू dp/dt का चेंज इन मोमेंटम विद टाइम, चेंज इन मोमेंटम विद टाइम, ये तुम्हारा क्या होता है, फोर्स। तो मैं यहाँ सीनेरियो देखता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, और फाइनल, इनिशियल और फाइनल दोनों केसेस देखूंगा, उनको डिफरेंस करूंगा, डिवाइड में टाइम लगाऊंगा, मेरे पास क्या आएगा, फोर्स। तो इस वे में मैं इसको सोल्व करने की ट्राई करता हूँ। तो देखो सोल्व कैसे करेंगे, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर F विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, यानी मोमेंटम का चेंज अगर मैं लिखूँ, इनिशियल 0 था तो फाइनल तुम्हारा बनेगा मास इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन। साथ में अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और कितने टाइम में आ रहे हैं, ये तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा NmV/T। अब इन वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं यहाँ से फाइंड आउट करने के बाद में। मुझे चेंज इन मोमेंटम चाहिए, तो देखो पावर तुम्हें गिवन है, पावर और एनर्जी तुम्हारे पास है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं से तुम कुछ ना कुछ एनर्जी का सीन बिठा सकते हो और यहाँ चीज़ों को पुट करोगे। तो देखिए, पावर गिवन है 200 वॉट, पावर 200 वॉट, तो 200 वॉट पावर, पावर क्या होता है आपका, एनर्जी बाय टाइम। और मैं एज्यूम करता हूं देयर आर n नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट, और n ने n इलेक्ट्रॉन्स निकाले होंगे क्योंकि एफिशिएंसी 100% है, और टाइम तुम्हारा लग रहा है t। तो पावर को लिखोगे 200 वॉट, वो इसके बराबर हो गया। तो h म्यू की इस केस में तुम्हारे पास जो वैल्यू निकल कर आई, यहाँ बोल दीजिए, और h म्यू की वैल्यू तुम्हें गिवन है, यानी एक फोटोन की एनर्जी कितनी गिवन है आपको, 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको मैं कन्वर्ट करूंगा इस जूल में, क्योंकि यहाँ पर सामने वॉट है, तो जूल में कन्वर्ट करोगे, ईवी को लिखोगे 1.6 × 10⁻⁻19, तो तुम्हारा ये बनेगा ऑप्शन 200 वॉट विल बी इक्वल टू n 6.25 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय टाइम। बिल्कुल, n/t की अगर मैं यहाँ से वैल्यू फाइंड करूँ, ये वैल्यू मेरे पास आई 200 डिवाइड बाय 6.25 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आया नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, यानी यूनिट टाइम में कितने हैं उसकी वैल्यू आ गई। बट मुझे क्या फाइंड करना था यहाँ, फोर्स को, फोर्स तुम्हारा क्या है, NmV/T, फोर्स तुम्हारे पास है N/T mv। ये वैल्यू तुमने फाइंड कर लिया, बच गया ये m, तुम्हारे पास मास इलेक्ट्रॉन्स का तो है। वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेलोसिटी कहाँ से आएगी, देखो
अब बच गई वेलोसिटी। वेलोसिटी तुम उठाओगे तुम्हारे फॉर्मूला से, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। यहाँ इसको अप्लाई कर दो। के ई कहाँ से आ रहा है आपके पास? वो आ रहा है जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितनी सप्लाई करेगा? ई वी। और वी आपको कितना गिवन है क्वेश्चन में? आपने 500 वोल्ट अप्लाई किया इसलिए काइनेटिक एनर्जी आया, तो मैं यहां लिख सकता हूं 500 ईवी आपने वर्क किया और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी बन गई इतनी। और इससे मुझे वी की वैल्यू फाइंड करनी है सिर्फ। तो वी की वैल्यू फाइंड करना है तो इसको कर देते हैं। तो आप इसको लिख दो, वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1000 ईवी डिवाइडेड बाय मास, नीचे आएगा बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन का मास यहां पुट कर दें 1000, इलेक्ट्रॉन इसकी वैल्यू पुट करो 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय मास की वैल्यू तुम्हें गिवन है क्वेश्चन में। मास की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, कहाँ है? ये रही 9 × 10⁻31 kg। तो इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट करूँ 9 × 10⁻31 kg और स्क्वायर है, सामने रूट करूँगा तो मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है ये 16 है और ये 9 है, तो ये तो 4/3 बन जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं। 16/9 मल्टीप्लाई 10 की पावर्स का इलाज करो। ये 10 से ये गया 100 -19 बना -17 -17 और ये 31 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 10⁻31 -17। तुम्हारे पास जो वैल्यू निकल कर आई वो आएगी 16/9 × 10⁻14। अब इसको सॉल्व करोगे, रूट उठाओगे, तुम्हारे पास v की वैल्यू कितनी आई? 4/3 × 10⁻2 मीटर पर सेकंड। सॉरी 14 आएगा, 14 करोगे तो 7 आएगा ये, तो ये 7 आएगा। तो ये तुम्हारे पास क्या आया? v। अब इस v को हम यहाँ पुट करेंगे और करेंगे फोर्स को फाइंड आउट। तो फोर्स को फाइंड आउट करने का काम जारी करते हैं। फोर्स तुम्हारा क्या बनेगा? N/T। N तुम्हारा 200, ये वैल्यू तुम्हारे पास है 6.25 1.6 × 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई v, हाँ m चाहिए तुम्हें, m तुम्हारे पास है 9 × 10⁻31 इंटू v चाहिए, v तुम्हारे पास ये रहा 4/3 × 10⁻7 बिल्कुल। अब इसको करते हैं सोल्व। सोल्व करोगे तुम्हारे पास वैल्यूज आएंगी, ये 3 से 3 गया, ये आएगा 3 4 12 और ये बना 2400 डिवाइड बाय 6.25 इंटू 1.6। अब 10 की पावर्स को सॉल्व करते हैं। -31 और 7 ये बना माइनस का 25 सो 24 -24 प्लस 19 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा -5 और ये आया अभी न्यूटन में। फर्दर इसको सॉल्व करोगे 625 और 16, ये 2 0 इस तरफ ले जाओ 6.25 इंटू 16 तो ये तुम्हारा बनेगा 10⁻⁻2 न्यूटन। 16 और 24 ये जाएगा आपका 8, ये जाएगा 12, ये जाएगा फिर 6 पर और ये जाएगा 4, तो कह सकते हो 3/2 तुम्हारा आंसर आएगा। F विल बी इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 6.25 और साथ में 10⁻⁻2 न्यूटन। अब इसको करते हैं सोल्व। हमें कहाँ तक सोल्व करना था ये तो देखते हैं। हमें जो आंसर निकालना है उसमें आपका आना चाहिए 10⁻⁻4 और n की वैल्यू को हमें बताना है, तो 10⁻⁻4 आना चाहिए। तो अगर मैं -4 बनाऊं तो यहाँ बनेगा 300 डिवाइड बाई 2 इंटू 6.25 और यहाँ बनेगा 10⁻⁻4 न्यूटन। अब इस पार्ट को करते हैं सोल्व। ये गया 150 पर, 150 डिवाइड बाई 6.25 6.25 और ऊपर 150, तो 6.25 से जब तुम डिवाइड करोगे 6.25 इंटू 10 करोगे तो 62.5 आएगा, इंटू 20 करोगे तो इसके आसपास जाओगे और ज़्यादा जैसे जैसे डिवाइड करोगे ये तुम्हारा लगभग आएगा
ऊपर गया, टर्म्स कटी, 2 और ये आएगा 24, और ये तुम्हारा आना चाहिए आंसर 24 × 10⁻⁴ न्यूटन। अगर ये आंसर है तो हमारा यहां पर n का वैल्यू आएगा 24, और f तुम्हारे पास क्या निकल कर आया 24 × 10⁻⁴ न्यूटन। क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा था। टेढ़ा ऐसे था कि आपको डायरेक्ट अप्रोच नहीं दिखाई देती इस क्वेश्चन में, तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि वैल्यूज कहाँ कहाँ से आएंगी। अब फोर्स फाइंड आउट करने की बात आती है तो वहाँ पर एक अप्रोच ये भी दिमाग में आती है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बट अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ तो वहाँ वर्क डन का थोड़ा सीन रहता है, फिर डिस्प्लेसमेंट का सीन रहता है, तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हें फाइंड करना होता है, फिर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करोगे तब जाके कुछ ना कुछ तुम्हारा आंसर आएगा, तो वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। उसके कंपैरेटिवली ये ईजी है कि हमें पता है कि इनिशियली तो जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वो तो जीरो पर है ना, बाद में उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी जब वो टकराएगा, और जब वो टकराएगा ना तो उसका मोमेंटम लिखोगे आप mv/t। इनिशियल क्या होगा, मोमेंटम जीरो, राइट। तो फाइनल मोमेंटम तुम्हारे पास हुआ nmv। n क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आपके पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और t और n/t देखते ही मेरे दिमाग में पावर का फॉर्मूला आ गया कि पावर के फॉर्मूला से मैं n/t की वैल्यू निकाल सकता हूँ। बचा क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी मैं कहाँ से निकालता हूँ, इस काम से, ये जो हमने कारनामा किया यहाँ पर कि काइनेटिक एनर्जी कौन दे रहा है, वोल्टेज तो दे रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस कितनी काइनेटिक एनर्जी देगा, यहाँ से सोल्व किया, v की वैल्यू आई, उसको यहाँ पुट किया, थोड़ा सा लेंथी काम है और तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। बस कैलकुलेशन है, अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो सोल्व करो फर्दर और आंसर निकाल दो, राइट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं इजीली। तो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा था और कॉन्सेप्ट के एक दो बातें जो तुम्हें अप्लाई करनी थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन इज फ्रॉम जेईई एडवांस 2015। 2015 का क्वेश्चन तुम्हारे सामने जेईई एडवांस का, और सिंगल स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन इन एन एक्साइटेड स्टेट इन Li2+। Li2+ में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में तो कहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता, हैज़ एंगुलर मोमेंटम इतना, तो एंगुलर मोमेंटम तुम्हें गिवन है 3h/2π, और मुझे याद है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बोहर के मॉडल में होता है nh/2π। तो अगर मैं दोनों कंपेयर करूं, मैं कह सकता हूं कि n की वैल्यू आपके पास कितनी है 3, तो मतलब जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वो किस स्टेट में, 3 में। एक बात तो ये निकल कर आ गई इतनी से। अब आगे, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट इज इतना। इसी स्टेट में जब तुमने डी ब्रोगली वेवलेंथ को फाइंड किया वो कितने निकल कर आई, p π/a0, और a0 वो क्या कह रहा है, बोर का रेडियस है शुरू वाला। तो बताओ b की वैल्यू क्या होगी। बेसिकली आपको क्या फाइंड करना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करना है तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो डी ब्रोगली का। डी ब्रोगली विल बी इक्वल टू व्हाट, h/p, यानी मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होगा तुम्हारा, m × v, बिल्कुल। और यहाँ वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करनी होगी कुछ ना कुछ। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, एंगुलर मोमेंटम तुम्हारा किसके बराबर होता है, mvr इक्वल्स टू nh/2π, और mv की वैल्यू अगर मैं यहाँ से फाइंड कर लूँ वो कितनी आएगी, nh/2πr। इस वैल्यू को पुट कर दो इस इक्वेशन में, तुम्हारे पास क्या आएगा, लैम्डा विल बी इक्वल टू h/mv की जगह पुट करोगे nh/2πr, तो 2πr ऊपर जाएगा, बिल्कुल h से h गया, लैम्डा की वैल्यू क्या निकल कर आई, 2πr/n, और n की वैल्यू हमें पता है इस केस में 3 होगी, वो पुट कर देंगे बाद में। तो ये तो तुम्हारा आ गया डी ब्रोगली वेवलेंथ। बट मुझे डी ब्रोगली वेवलेंथ इस फॉर्म में चाहिए, तो इस फॉर्म में फाइंड आउट कर देते हैं। कैसे करोगे, रेडियस का वैल्यू पुट करने के बाद, रेडियस इन बोहर मॉडल इज गिवन एज a0, साथ में आता है n²/z, तो ये तुम्हारा रेडियस का फॉर्मूला होता है। और इस केस में तुम्हारे पास n गिवन है 3, बिल्कुल। z कितना गिवन है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो इसका आएगा Z3। तो Rn यानी रेडियस की वैल्यू तुम्हारे पास आई a0 3² डिवाइड बाय 3, तो इसको लिख सकते हो 3 टाइम्स ऑफ a0।
बिल्कुल 3 टाइम्स ऑफ ए नोट लिख दो R3 को, यानी रेडियस तुम्हारे पास ये आ गई और एन की वैल्यू 3 है ही, तो इनको पुट कर दो, तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा, लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 पाई, आर की जगह ये वैल्यू पुट की मैंने 3 ए नोट डिवाइडेड बाई एन की जगह 3 पुट करोगे, 3 से 3 गया, लैम्डा तुम्हारे पास क्या निकल कर आया 2 पाई ए नोट, और ये तुम्हारा क्या होगा डी ब्रोगली वेवलेंथ। और तुम्हें क्या फाइंड करना डी ब्रोगली वेवलेंथ में, पी पाई ए नोट गिवन है तो पी की वैल्यू बताओ, तो पी की वैल्यू कितनी आएगी 2, और आंसर तुम्हारे सामने बिल्कुल साफ। डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करना था। डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करने का अप्रोच तुम्हारे पास यही है कि तुम क्या फाइंड करते हो, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी का फॉर्मूला अप्लाई करते हो और इसको सोल्व कर देते हो। तो इस वे में आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो और ये तुम्हारा आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था और इजी था, और ऐसे क्वेश्चन तो आजकल मेंस में भी आते हैं। तो हो गया क्वेश्चन, और क्वेश्चन तुम्हारा था तो वैसे एटम चैप्टर का, बट ये गिवन है ड्यूल नेचर वाले में, तो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट में आते हैं तो हमने इसको अप्लाई कर दिया यहाँ, राइट। तो देखो अगला पार्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 का, द वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर एंड सोडियम आर दिस एंड दिस। वर्क फंक्शन फॉर सिल्वर गिवन है आपको 4.6 EV, वर्क फंक्शन फॉर सोडियम गिवन है आपको 2.3 EV। द रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट फॉर सिल्वर टू सोडियम इज। तो आपको रेशियो फाइंड करना है किसका, स्लोप का। स्लोप किसकी, अगर आप ग्राफ बनाओ स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी वी नोट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, अगर इस ग्राफ को आप ड्रॉ करो तो स्लोप का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन देखता हूँ कि इक्वेशन में स्लोप क्या आनी चाहिए, राइट। तो इक्वेशन लगाओगे, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपने अप्लाई किया, एच म्यू यानी एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मुझे ग्राफ बनाना है किसके बीच में, सॉरी यहाँ बात हो रही है आपकी पोटेंशियल की, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी को लिखोगे एच म्यू नॉट प्लस ई वी नॉट। तो अब मुझे ग्राफ बनाना है फ्रीक्वेंसी और इसके बीच में, तो मैं यहाँ पे यूज करूँगा कॉमन सेंस y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला सीन, तो इसको कर दो डिवाइड बाय एच इक्वेशन को, तो ये तुम्हारे पास बनेगा म्यू इक्वल टू न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट डिवाइड बाय एच, ऑल राइट। तो तुम्हें स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी बनाना है ना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तुम्हारा x की तरफ होना चाहिए। तो इस इक्वेशन को ऐसे लिखो, ई वी नॉट विल बी इक्वल टू एच म्यू नॉट माइनस एच म्यू, क्योंकि तुम्हें ग्राफ बनाना है, इसको x एक्सिस पर मान रहे हो, सॉरी इसको y पर मान रहे हो, इसको x पर मान रहे हो, तो बना दो अब वर्सेस फ्रीक्वेंसी, यानी ये तुम्हारा x वाला पार्ट होगा और ये तुम्हारा y का पार्ट। तो इसको अब सोल्व करोगे, डिवाइड किया e से, तुम्हारे पास क्या आया एच म्यू नोट डिवाइड बाई ई माइनस एच म्यू बाई ई। मुझे एक ग्राफ बनाना है पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, तो बना दो, सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। तो अब तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस एच बाई ई न्यू प्लस एच न्यू नॉट बाई ई। ये इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ में, तो मैं कह सकता हूं कि तुम्हारा c तो ये हो गया इंटरसेप्ट, स्लोप क्या हो गई माइनस ऑफ h बाई ई, और ये तुम्हारा क्या होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। और अगर मैं स्लोप देखूं, स्लोप में दो टर्म्स आ रही हैं, कौन कौन सी, h और e। h कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दोनों कांस्टेंट है। तो मतलब चाहे तुम्हारा मेटल कोई भी हो, h बाई ई की वैल्यू तो सेम रहेगी ना हर एक के लिए। इट मीन्स दोनों केसेस में तुम्हारा स्लोप क्या होगा, सेम होगा। तो अगर मुझे उनका रेशियो फाइंड करना है, तो देयर रेशियो विल बी इक्वल टू 1:1।
तो उनका रेशियो आएगा सेम, क्योंकि आपका स्लोप डिपेंड ही नहीं कर रहा मेटल पर, वो एक कांस्टेंट है। और कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है? वो ये कांस्टेंट है। ओहो हो, गेन गलत हो गया। तो अगला क्वेश्चन जेई एडवांस 2013 का क्या कह रहा है देखते हैं। सिंगल लाइन क्वेश्चन अगेन। द वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर एंड सोडियम आर दिस एंड दिस। तो आपको गिवन है वर्क फंक्शन की वैल्यूज किस किस के लिए? सिल्वर के लिए 4.6 EV और साथ साथ गिवन है सोडियम के लिए भी कितनी? 2.3 EV। ऑलराइट, द रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ प्लॉट फॉर सिल्वर एंड सोडियम इज। वो कह रहा है कि अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बना रहे हो ना, तो उसकी जो स्लोप आ रही होगी, मान लो कुछ भी स्लोप आएगी ऐसी, तो उस स्लोप का आपको रेशियो फाइंड करना है दोनों केसेस के लिए। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए कि स्लोप की वैल्यू क्या होगी, और स्लोप की वैल्यू कहाँ से लाऊंगा मैं लेके आऊँगा फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से, क्योंकि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो करिए इसको, थ्योरेटिकल इक्वेशन लगाऊं तो हम लिखते हैं कि इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इज गिवन एज एच म्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात हो रही है तो वो टर्म भी आएगी। और इसको अगर मैं वाई के लिए लिखूं तो मैं इस इक्वेशन कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं, ई वी नॉट विल बी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ऑल राइट, वी नॉट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करूँ यानी ई से डिवाइड करूँ, एच बाई ई न्यू माइनस एच बाई ई न्यू नॉट। ओके, अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये पार्ट मेरा आ रहा है वाई एक्सिस पर, ये पार्ट मेरा आ रहा है एक्स एक्सिस पर। तो अगर मैं इस इक्वेशन को एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ कंपेयर करूँ तो मैं देख सकता हूँ कि ये स्लोप तुम्हारा क्या बन रहा है? एच बाई ई। आपका स्लोप क्या बन रहा है? एच बाई ई, और स्लोप एच बाई ई बन रहा है, राइट? दिस इज एच बाई ई। तो एच बाई ई की वैल्यू तो फिक्स होगी। फिक्स कैसे होगी? एच कॉन्स्टेंट है, ई भी एक कॉन्स्टेंट है, तो ये वैल्यू फिक्स होगी। इसका कोई लेना देना मेटल के साथ तो है ही नहीं। अगर मेटल के साथ कोई लेना देना नहीं है तो मतलब चाहे सोडियम हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे कोई और XYZ मेटल हो, तुम्हारा आंसर क्या आएगा? सबके लिए सेम। तो मतलब स्लोप सेम होंगी, स्लोप सेम है तो रेशियो क्या होगा उनका? 1:1 तुम्हारा आंसर होना चाहिए। इट मीन्स स्लोप इज इंडिपेंडेंट ऑफ मेटल ना, तो तुम्हारा आंसर तो स्लोप पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो तुम्हारा आंसर ये आ जाएगा 1/1। तो चलिए आगे, अगला क्वेश्चन MCQ का क्या कह रहा है ध्यान से देखते हैं। JEE Advanced 2022, when light of given wavelength incidents on a metallic surface, कि एक मेटलिक सरफेस है उसके ऊपर लाइट आई, तो मिनिमम पोटेंशियल नीडेड टू स्टॉप द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज 6 वोल्ट। तो मिनिमम पोटेंशियल आपको गिवन है V0 की वैल्यू, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको गिवन है। दिस पोटेंशियल ड्रॉप्स टू 0.6 वोल्ट इफ अनदर सोर्स ऑफ वेवलेंथ 4 टाइम्स दैट ऑफ फर्स्ट वन एंड। ठीक है, तो बात कुछ ऐसी है, स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ेंगे शुरू से। जब एक लाइट जिसकी वेवलेंथ कुछ भी हो सकती है, आपने उसको इंसिडेंट करवाया, यानी उसकी अगर मैं एनर्जी लिखूं तो hc/λ लिखूंगा, विल बी इक्वल टू कुछ वर्क फंक्शन हो रहा होगा, प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल आप गिवन है तो आप इसको लिखोगे 6 EV। ये बना इक्वेशन नंबर 1, पहला केस। अब वो कह रहे हैं कि तुम्हारा पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है 0.6 तक, यानी पोटेंशियल तुम्हारा बन गया 6 से 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो गई।
कब हुई? जब आपने एक और सोर्स लिया लाइट का जिसकी वेवलेंथ कितनी है? 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट वन। फर्स्ट वन की वेवलेंथ इतनी थी, तो सेकंड वाले की वेवलेंथ लिखनी है आपको 4 लैम्डा। बट मेटल सेम है तो वर्क फंक्शन सबका सेम रहेगा, तो ये बनी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। एंड इंटेंसिटी हाफ ऑफ फर्स्ट वन, और अगर इसकी इंटेंसिटी I2 है, इसकी इंटेंसिटी I1 है, तो ये कह रहा है कि इसकी इंटेंसिटी पहले वाले का हाफ है। ऑलराइट, ये भी मान लिया। व्हाट आर द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट सोर्स एंड वर्क फंक्शन? तो वेवलेंथ और वर्क फंक्शन आपको फाइंड आउट करना है। एडवांस का क्वेश्चन है, लैम्डा की वैल्यू मांग ली, फिर फाई नोट की वैल्यू मांग ली, तो दे देते हैं। और इसका तो कोई काम ही नहीं है इंटेंसिटी का, वो तो हम इन दोनों इक्वेशन से एक बार में फाई नोट फाइंड कर देंगे, एक बार में एच सी बाई लैम्डा फाइंड कर देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से खेलते हैं। 1 माइनस 2 किया मैंने, तो मेरे पास आएगा एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई 4 लैम्डा विल बी इक्वल टू 3 एच सी बाई 4 लैम्डा इक्वल्स, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा 6 ई वी माइनस 0.6 ई वी 3/4 एच सी बाई ई की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ, एच सी बाई ई, तो यहाँ ई से डिवाइड कर देता हूँ मैं। तो इसको आप लिख सकते हो एच सी बाई ई लैम्डा विल बी इक्वल टू 6 माइनस 0.6 5.4 वोल्ट, और एच सी बाई ई का वैल्यू आपको ये गिवन है क्वेश्चन में 3/4 इंटू 1.24 10⁻⁻⁶, और 5.4 को मैं डिवाइड में ले आता हूँ यहाँ पर, और लैम्डा क्या आपका उस तरफ, तो ये तुम्हारा आंसर आएगा। इसको सोल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा वो आंसर होगा तुम्हारा फाइनल। तो सोल्व करेंगे, देखते हैं क्या आता है। पॉइंट्स उड़ाया 10⁻², इसका पॉइंट उड़ाया 10 बना ऊपर। अब इसको कर दो सोल्व, ये तुम्हारे पास 124, ये 40, तो ये कटेगा 31 पर, बिल्कुल 31,331, तो ये बनेगा 93 डिवाइड बाय 54, और 10⁻⁻⁶, और ये 2 ऊपर जाएगा -8 + 1, ये बनेगा 10⁻⁻⁷, और वेवलेंथ है तो मीटर में तुम्हारा आंसर आएगा। अब इसको करते हैं सोल्व, 93/54, अगर 108 होता तो 2 बनता, तो मतलब 2 से थोड़ा सा कम, और 2 से थोड़ा सा कम आना चाहिए, तो ऑप्शन में कुछ ऐसी वैल्यू है, ये 1.72 1.72, तो तुम्हारा आंसर इसको आएगा, इसको सोल्व करने के बाद 1.72 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर। ये तो तुम्हारी आगे वेवलेंथ, तुम्हारे सामने सॉल्यूशन। ठीक है, अगर वेवलेंथ इतनी आ गई तो मेरे पास कौन से ऑप्शन बन रहे होंगे, या ए या फिर बी। अब मुझे फाइंड क्या करना है, फाई नोट का वैल्यू। वेवलेंथ आ गया, फाई नोट फाइंड कर देते हैं, तो कर देते हैं कार्यक्रम आगे। फॉर फाई नोट कोई भी इक्वेशन कंसीडर करता हूं मैं। मेरे पास पहली इक्वेशन थी एच सी बाई लैम्डा इक्वल्स टू फाई नोट प्लस 6 ई वी, और ई से इसको डिवाइड कर दो, सारी इक्वेशन को ई से डिवाइड करोगे, तुम्हारे पास आएगा एच सी बाई ई लैम्डा इक्वल्स टू फाई नोट बाई ई प्लस 6। एच सी बाई ई की वैल्यू गिवन थी 1.24 इंटू 10⁻⁻⁻⁶, और ई तुम्हारे पास, और लैम्डा तुम्हारे पास अभी आया था 1.72 इंटू 10⁻⁻⁷। सामने की तरफ क्या बन रहा है, फाई नोट डिवाइड में ई प्लस में 6, तो इसको करते हैं सोल्व, फाई नोट की वैल्यू फाइंड करते हैं। 1.24 1.72, ये ऊपर जाएगा, ये तुम्हारे पास बनेगा, ये ऊपर गया 10, तो ये बना 124 डिवाइड बाई 1.72 माइनस 6 विल बी इक्वल टू फाई नोट 12.4 डिवाइड में 1.72, तो 1.72 को आप इससे डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा आंसर ऑलमोस्ट आएगा। सेवन 7.2 के अराउंड, माइनस में 6 है, तो ये बना 1.2 EV और फाई नोट। ई आप इस तरफ ले तो तुम्हारा आंसर 1.2 आना चाहिए, और 1.2 कहाँ है, तो ये रहा।
ए ऑप्शन 1.2। कैलकुलेशन ना भी करते तो भी काम हो जाता। ऑप्शन में गैप है 1.2 5.6, और यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ अगर डिवाइड करोगे ना कहीं माइनस करने पर 5 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू तो आ नहीं रही यहाँ। तो 5 नहीं आ रहा तो 1.2 तुम्हारे पास ऑप्शन बचा दूसरा, तो 1.2 तुम्हारा आंसर होगा। सो दैट इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। और सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा नहीं, एडवांस 22 का क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा पुराना भी नहीं है। अच्छे क्वेश्चन आ रखे हैं एडवांस में, बिल्कुल करने लायक, कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं था कि आप पजल हो रहे हो, समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। आपको गिवन है एक फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल, उसका वर्क फंक्शन गिवन है फाई नोट। फाई नोट उसका वर्क फंक्शन है। फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल कुछ भी हो सकता है, मेटल। आपने उस पर लाइट इंसिडेंट करवाई जिसकी वेवलेंथ लैम्डा, और उसके बारे में कुछ बातें लिखी हैं। द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन हैज़ डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा डी। तो फाई नोट पर आपने लैम्डा लाइट इंसिडेंट करवाई, तो उसमें से निकलकर भागा एक इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है के ई मैक्स, और के ई मैक्स के विद रिस्पेक्ट जब आप डी ब्रोगली वेवलेंथ बताओगे वो आएगी लैम्डा डी। ठीक है, अगर आप चेंज करते हो a change in wavelength of incident light by delta lambda, अगर मैं लैम्डा को चेंज करता हूं बाय डेल्टा लैम्डा से, ठीक है, तो हमारे डी ब्रोगली वेवलेंथ है ना, उसमें भी चेंज आ रहा है। उसमें कितना चेंज आ रहा है, लैम्डा डी डेल्टा। तो बताइए डेल्टा डी लैम्डा डेल्टा टी डिवाइड बाय डेल्टा लैम्डा, उसका आंसर क्या आएगा। तो डेल लैम्डा डी डिवाइड बाय डेल लैम्डा का तुम्हें आंसर बताना है, तो कर देते हैं इसको। अब डेल डेल की बात आती है ना कहीं से एरर वाला केस याद आ जाता है। तो एरर का केस फाइंड करना है, तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए, लैम्डा डी और लैम्डा में रिलेशन, और वो रिलेशन में लेके आऊँगा कहीं ना कहीं से। तो वो रिलेशन लेकर आते हैं अपने। अब वो रिलेशन लाना है तो तुम्हें क्या प्रोग्राम करना होगा, यहाँ पर वो आएगा यहाँ से कहीं ना कहीं से, काइनेटिक एनर्जी मैक्स। अगर मैं साइड में डी ब्रोगली वेवलेंथ लिखूं तो वो किसके बराबर होगी, h बाई पी, और p तुम्हारा क्या होता है, √2 टाइम्स ऑफ एम ई तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो अगर मैं यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालूं वो तुम्हारी कितनी आएगी, ये टर्म इस तरफ गई, स्क्वायर किया, लैम्डा डी स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और ई की वैल्यू तुम्हारे पास निकल कर आई एच स्क्वेयर डिवाइड बाई 2m लैम्डा डी का स्क्वेयर। तो इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ, लैम्डा मेरे पास ऑलरेडी है, तो मेरे पास लैम्डा और लैम्डा डी में एक रिलेशन आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ एच सी बाई लैम्डा विल बी इक्वल टू फाई नोट प्लस एच स्क्वेयर डिवाइड बाई 2m लैम्डा डी का होल स्क्वेयर। बिल्कुल सही बात है, लैम्डा और लैम्डा डी में रिलेशन आ गया। तो अब कर दो इसका डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि एरर बनाना है तो डिफ्रेंशिएशन की अप्रोच लगाएंगे यहाँ। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग एच सी कॉन्स्टेंट, लैम्डा करोगे आएगा 1 - 1 अपॉन लैम्डा स्क्वेयर, साथ में आएगा डी लैम्डा, फाई नोट का 0, इसका करोगे प्लस एच स्क्वेयर 2m कॉन्स्टेंट, लैम्डा डी का करोगे -2 लैम्डा डी का क्यूब, साथ में आएगा डी लैम्डा डी। ओके, और बाद में तुम इसको डेल्टा लैम्डा पुट कर देते हो, माइनस है यहाँ, माइनस यहाँ कट गया, तुम इसको लिख सकते हो एच सी बाई लैम्डा स्क्वेयर डेल्टा लैम्डा विल बी इक्वल टू एच स्क्वेयर बाई 2 से 2 भी गया तो ये भी 2 हटा दो, और यहाँ क्या बचा 1 अपॉन लैम्डा डी क्यूब, और साथ साथ आ रहा है डेल्टा लैम्डा डी। और मुझे किसका रेशो फाइंड करना था, लैम्डा डी बाय डेल्टा लैम्डा, तो कर देते हैं डेल्टा लैम्डा डी बाय डेल्टा लैम्डा लिखोगे ना जब, तो ये टर्म यहाँ जाएगी, तो ये टर्म सामने आनी चाहिए, तुम्हारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा लैम्डा डी क्यूब डिवाइड बाय लैम्डा का स्क्वायर, और साथ में आएंगे कुछ कॉन्स्टेंट्स, उनको लिखता हूँ मैं के बराबर। तो ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए।
और उसने बात करी है प्रोपोर्शनैलिटी की। प्रोपोर्शनैलिटी की बात हुई है, कॉन्स्टेंट को हटा दो, तुम्हारा आंसर बनेगा डेल्टा लैम्डा डी डिवाइड बाय डेल्टा लैम्डा विल बी इक्वल टू लैम्डा डी क्यूब डिवाइड बाय लैम्डा स्क्वेयर, और यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। तो ऐसा ऑप्शन तुम्हारे पास कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन था। जब डेल्टा डेल्टा बातें होती है ना, तो कहीं ना कहीं एरर में दिमाग जाता है, और एरर में जब दिमाग जाता है तो एरर लगा देते हैं हम, और आंसर हमारे पास आ गया। सो अच्छा क्वेश्चन था, 2017 का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, आंसर इसका तुम्हारे सामने स्क्रीन पर। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आज के दिन हमने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन और एक दो क्वेश्चन एटम के अटेम्प्ट करे इस पूरी की पूरी वीडियो में। आई होप आपको समझ आए होंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड।